अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। हुकूमत से एमक्यूएम के मुज़ाकरात खत्म होने के बाद ये वाज़ेह नहीं कि अब दोनों जमातों की अगली हिकमत अमली क्या होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशादुल अबाद की मुलाकात दुबई में हुई या नहीं, ये भी वाज़ेह नहीं है, क्योंकि सेनेटर रहमान मलिक का कहना है कि उन्हें इस मुलाकात का इल्म नहीं है। इस समय दीगर अहम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, वालेकुम जी और डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर बात करें मुज़ाकरात की एमक्यूएम और हुकूमत के, तो ये डायलॉग मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए हैं, तो फिर क्या हिकमत अमली होगी अगली सियासी? देखें, इस पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन और ये दुबई की जो आपने बात की और ये सारे मामला, लेकिन पहले मैं जरा ये बताऊं कि सरदार अजीज साहब जो हमारे हैं वो कल जा रहे हैं काबुल, और काबुल में उनकी मुलाकात हो रही है। अशरफ गनी साहब से भी होगी, जाहिर है उनके वजीर खारजा से भी होगी, इंडिया से भी एक डेलीगेशन आएगा। बड़ा लाउड एंड क्लियर मेरा ख्याल से वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान बात करे इस वक्त सफारती महाज पे, और ये काम है हमारी सिविलियन गवर्नमेंट का। हर बात जो है वो फौज के ऊपर आप ना डालें, बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दें। अफगानिस्तान काबुल जाके अशरफ गनी साहब से दो लोग बात करें, अब्दुल्ला साहब से मिलना है तो उनसे मिलें, दोस्तम साहब से मिलना है तो उनसे मिलें, किसी से भी मिलना है, उनके एनडीएस के लोग हैं उनसे मिलें। और एक बात बड़ी लाउड एंड क्लियर अब पाकिस्तान को कह देनी चाहिए उनसे, और वो ये बात है कि भाई हम आपके मुल्क में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी पाकिस्तान की अपनी डिस्टेबलाइजेशन की कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर जो सेटअप है मौजूदा वो डिस्टेबलाइज हो, क्योंकि उसको स्टेबलाइज करने में पाकिस्तान का रोल है सबसे बड़ा। और ये जो बकबक झिकझिक वहां से दोबारा शुरू हुई है पिछले दिनों, यानी पाकिस्तान ने जितनी पाकिस्तान की कुर्बानियां हैं ये 9/11 के बाद, मेरे ख्याल से दुनिया को उसका एहसास अगर नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में एहसास हो जाना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि पाकिस्तान अब किसी, ये मैंने आपसे कहा ना कि अब बकबक झिकझिक करने का मूड नहीं है। वो पड़ोस के कल वो एक वहां से उन्होंने कहा था कि महदूद जंग के लिए तैयार है, तो उनको पता होना चाहिए पाकिस्तान की फौज को तो आप रखें ना साइड पे, पाकिस्तान के अवाम, ये जो एक बात होती है ना सिविलियन फौज, मैं इस टर्म के खिलाफ हूं। पाकिस्तान की जो रियासत है वो महदूद नहीं, लामहदूद जंग के लिए तैयार है, तो इसलिए ये छोटी छोटी चलाकियां धमकियां ये वो बंद करें, बिल्कुल बकबक झिकझिक। एनडीएस से खुल के बात होनी चाहिए कि भाई आपका क्या मसला, आपका क्या इश्यूज हैं। आपके सरहदों के अंदर यहां बैठे हुए लोग, अगर आपको कोई किसी का पता है कि कोई पाकिस्तान में बैठा है और आपको डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो आप उसका नाम बता दें। यानी आपके मुल्ला अख्तर मंसूर और उनके नायब आ गए हक्कानी, और यहां डायलॉग शुरू हो रहा था मरी के अंदर, एक हो गया था, आगे बात बढ़ रही थी, और आपको पता है कि अगले मरहले में क्या होने जा रहा था? अगले मरहले में सीज फायर होने जा रहा था। तालिबान के दरमियान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान बात हो रही थी कि सीज फायर हो जाए, जब उसको सबुटाज किया गया। तो मेरा ख्याल है कि अब खुल के बात कर लेनी चाहिए सरदार अजीज साहब को वहां पे जाके कि जी आप इसको इस मसले को खत्म करें, एक दफा बकबक जीत के खत्म हो। अशरफ गनी साहब जो हैं वो खुद संभालें, वहां उन्होंने इंडियंस को बिठाना है, इंडियंस को बिठाएं अपने सर पे, फिर बात करें अख्तर मंसूर से, जो करना है करें, पाकिस्तान की जान छोड़ दें। अब पाकिस्तान की जान छोड़ें और मतलब यहां से बॉर्डर बंद करना है, जो करना है करें, लेकिन ये बकबक झिकझिक रोज रोज की ये बंद करें, क्योंकि अब हम ना मुतामिल हो सकते हैं कि हम बलोचिस्तान के अंदर उनकी तरफ से कोई गड़बड़ होगी यहाँ पे, तो फिर बात खराब होगी। अगर हमें पाकिस्तान में इतला मिलती है कि हमारे यहाँ और सबूत आते हैं हमारे पास, तो फिर बात खराब होगी, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा तक मामला जाए। और मेरे ख्याल से अमेरिकन भी रियलाइज करें इस बात को, बाकी दुनिया भी रियलाइज करे, तो मजीद डिस्टेबलाइजेशन, वो कह अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज नहीं, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है अफगानिस्तान की वजह से। इस वक्त पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है इंडिया की वजह से। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं होना चाहिए। वो जो हो रहे हैं ना कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है, ये बकवास अब बंद हो जानी चाहिए। वहां पे एनडीएस को छोटा जो करज़ई की बाकियात बैठी है, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है अफगानिस्तान सॉइल से। ये कोशिश हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उल्टा यानी वो कोतवाल को डांट रहा है चोर, तो आप अपनी वहां पे खुल के बात करनी चाहिए सरताज साहब को, और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पूरी कौम और सारे लोग इस वक्त जो है वो उनके पीछे खड़े हैं। उन्हें टेका के बात करें, वो उफा सरेंडर करके ना आ जाए, वो खुल के बात करें अफगान। और जो देखें वहां पर अशरफ गनी साहब एक स्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट बैठे, सीज फायर कराएं, अपना आगे चलें,
अपने और हजारों के मसाइल हैं, लेकिन ये कि उनकी सॉइल से अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात होती है और दूसरा कोई मुल्क, तीसरा मुल्क, चौथा मुल्क आके पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है। यानी आप देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं ना, अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज नहीं हो रहा पाकिस्तान से, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है अफगानिस्तान से। अब ये बात होनी चाहिए, अब वो डू मोर जो है वो उनको जाके कहें अशरफ गनी को कि आप डू मोर करें, अपनी सॉइल से पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ को रोकें। और वो बकबक जो 11 साल से पाकिस्तान सुन रहा है कि पाकिस्तान की सॉइल से अफगानिस्तान में गड़बड़ हो रही है, अब वो मजीद बकबक पाकिस्तान नहीं सुनेगा। हमने अपना इलाका साफ कर लिया, शवाल तक हम चले गए, आगे आप कहें तो हम सरहदें क्रॉस करके फिर आपका इलाका साफ कर देते हैं, आगे जहां तक आप चाहते हैं आके उधर भी साफ कर देते हैं और इधर भी महदूद जंग वालों को भी मैसेज दे दें कि हम तो लामहदूद जंग, आपने जो करना है करें। मतलब पाकिस्तान जो है ना इस वक्त ये डिफेंसिव पॉलिसी जो है ना हमारी, बिल्कुल मादरत ख्वाना आगे, बिल्कुल जिसको आया वो एक वो खत्म, वो दौर किया। और पाकिस्तानी कौम अब बिल्कुल मेरे ख्याल से ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के बाद और बाकी जो सूरत हाल है खित्ते की, उसमें ये छेड़खानी पाकिस्तान के साथ बंद हो जानी चाहिए। ये बात जाके वाज़े तौर पे सरताज अजीज साहब को, अफगानिस्तान के सदर या उनके जो डिफेक्टो रूलर्स हैं जो असल में वहां बैठ के हुक्मरानी कर रहे हैं, और उनको जाके बात करनी पड़ेगी और करनी चाहिए खुल के, टिका के। ठीक है, तो सब मुल्क की सियासत पे अगर बात करें, एमक्यूएम के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पे खत्म हो गए या आपको क्या लग रहा है आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, एमक्यूएम ने तो एक्चुअली ये जो थे ना 19 नुकात, ये पहली बात हुई कि एमक्यूएम को रिजाइन नहीं करना चाहिए था, इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहिए था। और अगर एक्सट्रीम स्टेप लेते तो उससे पहले कोई ना कोई बात ऐसी होती कि चले, हमेशा होता है डायलॉग में 19 मुतालबात पेश हुए तो 19 में से 2 या 3 के ऊपर हम स्टिक करेंगे, बाकी ठीक है आपकी तरफ से खत्म हो जाएंगी बातें, इधर से खत्म हो जाएगी, वो बीच में गलत, मेरा ख्याल है गलत सियासी फैसला एमक्यूएम ने किया। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म एमक्यूएम के पास जो था वो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली थी सिंध की, जहां एमक्यूएम एक आवाज उठा रही थी। देखिए, सिंध असेंबली में एमक्यूएम एक प्रॉपर ऑपोजिशन के रूप में आना शुरू हो गई थी इस्तीफों से कुछ दिन पहले, और टैंकर माफिया, पानी माफिया, या मतलब काफी शोर एमक्यूएम के लोगों ने उठाया हुआ था कराची और सिंध के हवालों से। अब मसले हुए कि अब आ गए इस्तीफे। ये मेरा ख्याल है कि अब इस्तीफों का हल करवाने के लिए आया कौन आया? मौलाना फजलुर रहमान। अब मौलाना फजलुर रहमान का अपना एक मामला है, मतलब मौलाना फजलुर रहमान क्यों चाहेंगे कि, मतलब वो तो चाहेंगे कि ये, अब मैं क्या कहूं, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एक खालिद मसूद साहब का शायद शेर है कि उसकी शादी ना होने का, एक मज़ाहिया सा शेर है, पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में आ गया। वो ऐसे है कि उसकी शादी ना होने का सबब उसका अब्बा है, उसकी शादी ना होने का सबब उसका अब्बा है। लोग हैरान है ऐसा अब्बा कहां से लब्बा है। अच्छा, फिर एक और भी है उसका, वो खैर छोड़ते हैं, वो मज़ाहिया शायरी की तरफ नहीं जाना चाह रहा मैं, लेकिन मसला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी भी तो एक सियासत और दुकान या जो भी कह लें वो इसलिए चल रही है कि हुकूमत, और ये जितना खिंचेगा मामला, अब करने वाले तो कुछ भी नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ में किया है, वो तो गायब हो गए कल। अब और कल एमक्यूएम जो है वो ये कह रही है कि जी हम तो फजलुर रहमान साहब को ढूंढते रह गए, तो फजलुर रहमान साहब तशरीफ नहीं लाए, लेकिन हमने एहतरामन को बता दिया। अब इतने छोटे दुबले पतले कोई 1.25 इंच के, कोई 1.5 तोले के तो है नहीं फजलुर रहमान साहब के सामने। ये है कि उधर एमक्यूएम गई, उधर फजलुर रहमान तो हो गए दोबारा। डॉक्टर साहब, एमक्यूएम के मुतालबात जो थे, क्या इस वक्त हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो उन मुतालबात को मान सके? देखिए ना, अब मसला ये है कि वो सारी गड़बड़ हो गई है ना, मतलब वो कमेटी की बात अगर हुकूमत कहती है तो उधर कैमल शाह साहब कह चुके हैं कि मेरे ऊपर कौन सी कमेटी बैठेगी जाके, उधर उनका अपना रौला रपा पड़ा हुआ है डॉक्टर आसिम का। खबर एक और बड़ी मजेदार सुने आप, अभी दुबई के ऊपर बात करते हैं ना, तो दुबई के ऊपर दुबई के ऊपर ही कंफ्यूजन है। जरा सिंध पे आते हैं, फिर वापस आएंगे मरकज के ऊपर, जरा सिंध थोड़ा सा निपटा दें। सिंध में मसला ये है कि डॉक्टर आसिम हुसैन साहब जो हैं वो कह रहे हैं, मैंने कल कहा था ना ही सिंगिंग, मतलब उनको मीठा राम ये जो हॉस्टल है, अब कोई ना कोई मेरा डॉक्टर आसिम के साथ एक ताल्लुक निकल आता है। मिसाल के तौर पे ये जो मीठा राम हॉस्टल है, ये बिल्कुल हमारा जो जहां से मैंने एफएससी की थी, डीजी साइंस कॉलेज, उसका हॉस्टल हुआ करता था। अब वो मीठा राम हॉस्टल है वो रेंजर्स के पास है और रेंजर्स ने वहां पे रखा हुआ है। अब आज जनाब अदालत में अजीब माजरा हुआ कि आसिम हुसैन साहब के वकील ने कहा कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला रहम करे, उन्होंने कहा कि आसिम हुसैन साहब को ब्रेन ट्यूमर है, ये इनके वकील ने प्ली ली थी। तो डॉक्टर साहब, ये तो आसिम हुसैन साहब ने खुद भी कुछ आसिम हुसैन साहब ने खुद भी कहा मुझे ब्रेन ट्यूमर है, अल्लाह खैर करे। इनको 12 इनका आसान हॉस्पिटल में चेकअप हुआ तो कुछ भी नहीं था।
जी बिल्कुल। अब उसकी अदालत ने कहा कि अच्छा आगा खान में जो चेकअप हुआ है उसके पैसे भी डॉक्टर आसिम हुसैन रेंजर्स को अदा करें, क्योंकि सारा चेकअप इन्होंने जाली वहां से, और इन्होंने ब्रेन ट्यूमर का अच्छा। अब आसिम हुसैन साहब मजे से हैं, मैंने कहा था आसिम साहब चूंकि मजे से हैं, मजे से मतलब ये कि वो तमाम सहूलियात उनको, क्योंकि वो बातें बड़ी मजेदार बता रहे हैं ना, वो तो वो तो मतलब फर बता रहे हैं सारी बातें, तो उनको आज तो उनका मेन्यू भी मंजर आम नहीं पर नहीं मेन्यू भी उनका आ गया, वो तो चिकन और पता नहीं मटन और ये और वो और फिश और बर्गर और मजे से, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह से तकरीबन। अच्छा हॉस्टल बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ये मीठाराम हॉस्टल है ना, ये बहुत कुछ 100-150 साल पुरानी इमारत है, पुरानी कराची की तारीखी इमारत है। लेकिन इसमें जो मजेदार बात है वो ये है कि ये इनको तकरीबन खाना पीना वैसे ही, मतलब उतना तो नहीं है 5 स्टार, लेकिन आप समझने 3 स्टार या 2 स्टार आप समझ सकते हैं होटल है वो। ये इन्होंने तो जरदारी साहब को 5 स्टार रखा हुआ था ना ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में, 5 स्टार बल्कि 8 स्टार 7 स्टार सारी सहूलियात वहां पे मुयसर होती थी। लेकिन इनको बहरहाल बड़ी अच्छी तरह से रखा हुआ है और इनसे बातें निकल रही हैं। अब दुबई में बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, अब ब्रेक पे जाने से पहले मैं बताऊं, अब लोग कंफ्यूज हैं कि दुबई में गवर्नर सिंध की मुलाकात हुई, जरदारी साहब से नहीं हुई। एक हुस्न इत्तेफाक देखें, ये हुस्न इत्तेफाक ये हुआ कि यहां से जनाब गवर्नर सिंध साहब पहुंचे दुबई एयरपोर्ट पे, वो अपने वो जो एमिरेट्स का एक टर्मिनल 3 है गालिबन, जहां एमिरेट्स की फ्लाइट्स, वो एमिरेट्स की फ्लाइट से पहुंचे टर्मिनल 3, वो सामान वामान अपना, उनकी फैमिली भी साथ, वो सामान वगैरह अपना उतरवा रहे थे गालिबन, तो सामने से जलवा अफरोज हुए एक हंसता हुआ नूरानी चेहरा, यानी हमारे जरदारी साहब। अब हंसते हुए नूरानी चेहरा सामने से आए, वो अकेले, जरदारी साहब अकेले थे, यानी साथ उनके स्टाफ था। अब ये गवर्नर साहब और जरदारी साहब और टर्मिनल 3 दुबई एयरपोर्ट, यहां तक तो बात पता है मुझे। अब लेकिन उसके बाद एक और वाकया हुआ, उसके बाद का जो वाकया है वहां पर मैं भी खोज लगाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वहां तक मेरी रसाई नहीं हो पाई। क्योंकि हुआ ये कि गवर्नर सिंध और जरदारी साहब बाहर चले गए स्मोकिंग करने के लिए, दोनों स्मोकिंग करते हैं और कोई इसमें हर्ज नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि ये कियानी साहब इनको सिगरेट नोशी की आदत डाल के गए हैं या इनको पहले से आदत थी। बहरहाल ये चेन स्मोकिंग है दोनों की, तो कियानी साहब भी स्मोक करते। बहरहाल ये दोनों शख्सियात बाहर चले गए, वो जो पार्किंग जहाँ टैक्सियां और गाड़ियां खड़ी होती हैं और जहाँ, और इन दोनों शख्सियात ने बात की। वहां पर जो खबर है वो ये कि इससे तो लिबास साहब की फोन पे किसी से बात हुई, किससे बात हुई मैं नहीं जानता, मगर किसी से बात हुई, लेकिन अब वहां तक तो एक्सेस नहीं है ना। अब मेरे जो मुखबिर हैं वो तो यहाँ खड़े हैं, जो अंदर यानी जहाँ सामान वामान आ रहा है, जहाँ ये दोनों शख्सियात बाहर चली गई और पार्किंग के अंदर ये दोनों शख्सियात ने गुफ्तगू की दुबई एयरपोर्ट पे, और वहां पर गवर्नर सिंध साहब की टेलीफोन पे किसी से बात हुई। फिर वो टेलीफोन पे बात हुई, जरदारी साहब की बात नहीं हुई, जरदारी साहब भी खड़े हुए थे, इन्होंने बात की, उसके बाद बंद हो गया। फिर इन्होंने दोनों ने बातचीत की, गवर्नर सिंध ने और जरदारी साहब ने। फिर अच्छा उसके बाद ये हुआ कि जरदारी साहब ने गालिबन इनको कहा, गालिबन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस होटल में क्याम है गवर्नर सिंध का, वहां पर भी मेरे जासूस मौजूद हैं। अच्छा वहां पर जरदारी साहब ने इनको ऑफर किया कि आप मेरी तरफ आ जाएं, यानी जो दुबई में रह गए, इन्होंने कहा होगा कि नहीं मैं तो वहां पे हूं, तो उस जगह क्याम करूंगा, तो ये वहां चले गए। अच्छा वहां जाने के बाद ये हुआ कि वहां जो होटल है दुबई का जहां क्याम है गवर्नर सिंध का, वहां पर जो मेरे जासूस हैं, मैं भी तभी अरसे रहा हूं जाहिर है दुबई के अंदर, तो वहां पर कोई 25 या 30 कॉलें मौसूल हुई रहमान मलिक साहब की, और रहमान मलिक साहब की टेलीफोन कॉल्स आई और रहमान मलिक साहब ने गवर्नर साहब से गुफ्तगू या मुलाकात करने की कोशिश की सारा दिन। आप इसको स्टार्ट करें, हाँ सारा दिन तकरीबन कल से आप लगा लें तो तमाम दिन रहमान मलिक साहब की जो उस होटल के जासूस है मेरे, वो बता रहे हैं। अच्छा मैं चूंकि उस होटल में मतलब रहे हैं ना दुबई, सारा जिंदगी जियो एयरवाइज दुबई में, तो वो तो कोई इशू नहीं होता, 2 मिनट में आपको आइडिया हो जाता है। तो वहां पर रहमान मलिक साहब की कॉल्स गई, लेकिन गवर्नर सिंध ने उनसे बात नहीं की। गवर्नर सिंध जो है वो बात उन्होंने क्यों नहीं की। अब मैंने बात ये चेक किया तो पता चला गवर्नर साहब जो हैं वो किसी वक्त मौजूद थे होटल में, किसी वक्त मौजूद नहीं, गुफ्तगू नहीं हो चुकी रहमान मलिक साहब से। लेकिन रहमान मलिक साहब, खबर इसमें इंटरेस्टिंग है, खबर यह है कि आज एक टीवी चैनल ने खबर दी, समा पे खबर चल रही थी कि डॉक्टर आसिम हुसैन साहब जो हैं उनको वो आना नहीं चाह रहे थे, जरदारी साहब ने उनको कहा कि तुम पाकिस्तान जाओ और जाओ और जाओ और कोई इशू नहीं होगा तुम्हारे साथ, और तुम जाओ और वहां
अदी फरियाद तालपुर बैठी वो मामला को संभाल लेंगी। आसिम हुसैन साहब आना नहीं चाह रहे थे। मैं इस बात से बहुत ज्यादा मुत्तफिक नहीं हूँ। आसिम हुसैन साहब जो है उनके उन्होंने अपने किसी सोर्स से बात की थी और गारंटी लेकर कि कुछ खतरा तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं आ जाओ, जो कोई खतरा नहीं है, और आ गए। और मैं अपनी उस खबर पे भी कायम हूँ, मैं अपनी उस खबर पे कायम हूँ कि डॉक्टर आसिम हुसैनी सिंगिंग का मतलब होता है तमीजदार अंदाज में कि वो खुल के बता रहे हैं, हर बात ताउन कर रहे हैं। और मैं अपनी उस खबर पे भी कायम हूँ कि शर्जील मेमन साहब इज सिंगिंग, चाहे वो दुबई में हो चाहे वो जहां पर भी हो, शर्जील मेमन साहब इज सिंगिंग। मैं तमीज से मैं कह रहा हूँ, मैं कोई इसमें कोई गलत बात नहीं कर रहा, लेकिन शर्जील मेमन साहब ताउन कर रहे हैं। यानी ताउन से मुराद ये कि जब उनको आना होगा, जब उनको जाना होगा, जैसे हुआ तो होता है ना कि आप मतलब आराम से खामोशी से वो, अब कोई उनका इशू नहीं है शर्जील मेमन साहब का। मैं ये भी बता दूं कि जरदारी साहब बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे शर्जील मेमन साहब को इस वक्त। डॉक्टर साहब मैं आपको ये बता दूं कि रहमान मलिक साहब को भी बहुत ज्यादा जरदारी साहब मतलब ये बहुत यानी कोई आइडियल शायद ताल्लुकात नहीं है। अब इस पे वो तरदीद करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मेरी बहरहाल अपना अंदाजा है इसमें। और मैं लास्ट बात आपको ये बता दूं कि रहमान मलिक साहब अब ब्रेक की तरफ चुके जा रही है खबर, अच्छा भी है टाइम, रहमान मलिक साहब अब पाकिस्तान आ रहे हैं। ठीक, रहमान मलिक साहब अब दुबई से पाकिस्तान आ रहे हैं। ठीक है, मेरी इत्तला के मुताबिक वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और ये नहीं हो सकता है कि प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही खबर चलना शुरू हो जाए, टिकट चलना शुरू हो गया कि फ्लाइट लैंड हो गई कराची आ रहे हैं। ठीक है। और एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग दुबई जा रहे हैं, बहुत से रहनुमा दुबई जा रहे हैं। रहमान मलिक साहब जो हैं वो चूंकि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बहुत बड़ा ब्रिज थे, लेकिन जरदारी साहब जब इस दफा लंदन में थे तो एमक्यूएम के लोगों की जो मुलाकातें हुई पीपल्स पार्टी के साथ साइड लाइंस पे, उनमें रहमान मलिक साहब नहीं थे, उनमें डॉक्टर आसिम हुसैन थे। ये ज़हन में रखिए। रहमान मलिक साहब तो यहाँ पे थे ना, जी जी, रहमान मलिक साहब यहाँ पे थे और रहमान मलिक साहब सेनेटर हैं। तो रहमान मलिक साहब उन मुलाकातों का हिस्सा नहीं थे जो इस दफा, जिसमें कोशिश हुई पूरी के जरदारी साहब और अल्ताफ साहब की मुलाकात हो जाए और साइट पे मुलाकातें हुई। मिसाल के तौर पे डॉक्टर आसिम हुसैन साहब की, मतलब मेरे पास खबर है कि अद्दी की भी मुलाकात हुई, अद्दी फरियाद तालपुर साहबा की मुलाकात हुई एमक्यूएम के दोस्तों से। मैं नाम भी ले देता हूँ, मेरे पास इतना तरदीद करते हैं मैं अपनी खबर पे कायम रहूंगा। मतलब लंदन में जैसे अद्दी की मुलाकात हुई, डॉक्टर आसिम हुसैन साहब भी थे गालिबन, और वाजी शमसुल हसन साहब ने करवाई, और उसमें अनवर भाई हमारे और मुस्तफा जिदाबादी साहब थे। ये इस मुलाकात की भी खबरें हैं। तो ये मुलाकात हुई थी आज से आप समझ लें कोई 15 दिन पहले। ये खबरें इतनी तेज चल रही हैं, यानी उनके अदी के पाकिस्तान आने से कुछ दिन पहले, लेकिन उसमें रहमान मलिक साहब उसका हिस्सा नहीं थे। अब रहमान मलिक साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं इन हालात में। रहमान मलिक साहब एमक्यूएम के साथ पूरी कोशिश हुई उनकी कि वो किसी तरह से उनका मामला, क्योंकि ब्रिज का जो रोल था वो रहमान मलिक साहब का टूट गया हुआ है इस वक्त एमक्यूएम के साथ। तो ये जो गवर्नर सिंध से उनकी मुलाकात होनी थी, जिसकी पूरी कोशिश हुई, ये गालिबन नहीं हो सकी। और उसके बाद जरदारी साहब ने कहा या रहमान मलिक साहब का अपना फैसला है। ये मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा रहमान मलिक साहब जो हैं वो खुश नहीं है, क्योंकि रहमान पीपल्स पार्टी के अंदर जो शहरी रहमान साहब का रोल है, इसको गालिबन रहमान मलिक साहब चाह रहे थे कि वो रोल उनको मिले। लेकिन बहरहाल वो भी सेनेट में है, पीपल्स पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। तो वो रहमान मलिक साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। अब रहमान मलिक साहब जरदारी साहब के कहने पे आ रहे हैं, खुद रिस्क ले रहे हैं या बिल्कुल मुतमईन है, उनके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह नहीं है। इस्लामाबाद में बाज़गश्त हो रही है मुख्तलिफ बातों की, लेकिन देख लेते हैं रहमान मलिक साहब आते हैं कि नहीं आते पाकिस्तान, और आते हैं तो फिर किसके कहने पे आते हैं, क्यों आते हैं। सेनेट में भी वो हैं, वो सारे हैं। डॉक्टर साहब, शर्जील मेमन साहब के बारे में उनके मैनेजर को आज अगवा बराए तावान के केस में गिरफ्तार किया गया, ये खबर भी सामने आई है। वो तो मैंने देखिए कल आपसे कहा था ना कि शर्जील मेमन साहब की मैं बात नहीं कर रहा। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब जो है उसमें नेशनल एक्शन प्लान का वो लाजमी हिस्सा बन गया है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और ये जो माशी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन है, क्योंकि ये अब उसका लाजमी हिस्सा बन चुका है। इकोनॉमिक टेररिज्म इज अ पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान। और आज जो ये मैंने आपसे कहा ना, जो ताउन करेगा उसकी कम पिटाई होगी, जो मैं कल कहा था। जो ज्यादा करेगा, जो बिल्कुल नहीं करेगा उसकी और ज्यादा होगी। मतलब होनी है, पैसा देना है सबने। ऐसा नहीं कि आप अच्छे बन गए तो आप आदम आप तो उतारा, नहीं। आप मतलब आपने अगर बताना है तो बता दें, नहीं बताना तो फिर उसके बाद 72 घंटों के लिए आप किसी और 7 वाले कमरे में चले जाएं, फिर उसके बाद बताएंगे आके, क्योंकि लोगों का।
और हाँ, ब्रेक पे आप चले जाए। सिर्फ एक बात मैं कह दूं, शेख रोहिल असगर साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के हैं जी, उन्होंने जो कायमा कमेटी के गालिबन सरबराह हैं कौमी असेंबली में, सेनेट में, उन्होंने आज उनको बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि अगला जो ज़रब अज़ब का हिस्सा है उसमें चंद सियासतदान भी पकड़े जाएं तो कोई मुज़ाहिरा नहीं जी। यानी उन्होंने इंडोर्स कर दिया है कि चंद सियासतदान भी पकड़े जाएं तो कोई मुज़ाहिरा नहीं। टॉपिक पे वापस हम आगे निकल जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश है कि एमक्यूएम और हुकूमत के दरमियान कुछ हो भी ना भी हो, वो बीच में अपना रोल प्ले करते रहे ताकि थोड़ा बहुत उनका काम, रिस्क रोटी उनकी चलती रहे। डॉक्टर मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। जी नाज़रीन, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से भी अहम पेशरफ्त हुई है, मरकजी मुल्जिम ने अहम इंकशाफात भी किए हैं। ये तो मैं बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से 15 दिन पहले मैंने बात की, जुर्म भी हाँ मैंने पहले बात की थी कि ये इस कंडीशन के ऊपर गालिबन चौधरी निसार साहब जो मेरी इतलात हैं, इस कंडीशन के ऊपर ये सारी एक्सेस दी गई है। फाइनल शख्सियत ये जो भी हैं ये मुहसिन, इनको इस शर्त पे एक्सेस दी गई है कि जी इसके ऊपर कोई ना कोई हतमी फैसला होगा। मतलब ब्रिटिश जो अदारे हैं वो इस पे खेल कूद नहीं करेंगे, बल्कि अगर उनको वाकई कुछ करना है इस केस में, मुकदमे में, और पाकिस्तान की संजीदगी से जरूरत है, तो फिर पाकिस्तान ने इस कंडीशन के ऊपर अब गालिबन इस शर्त के ऊपर कि इसका कोई आप मतलब सीरियस हैं इमरान फारूक मुकदमे में या सीरियस नहीं है, ये गालिबन बात हुई। उसके बाद उस अंडरस्टैंडिंग के बाद एक्सेस दी गई है, यानी अब जो भी कुछ होगा इमरान फारूक मुकदमे में वो तेजी के साथ होगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि देखिए मैं आपको बात क्लियर बताऊं कि अब ये मैसेज जा रहा है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप 6 सितंबर के खास प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे। मुझे बहुत से लोगों ने कहा, मैं हो सकता है करूं, हो सकता है ना करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई बहुत ज्यादा, यानी कौम ऑलरेडी एक जज्बे में है इस वक्त, क्योंकि और ये 14 अगस्त का जज्बा जो मैंने कोयटा में देखा या मुल्क के बाकी हिस्सों में देखा, मतलब एक लोग इस वक्त इतना खुश हैं और लोगों का इतना एतमाद बहाल हुआ है रियासत पे, उसमें हुकूमत का किरदार हो या रेंजर्स का हो या फौज का हो या किसी अदारे को, लोग इतना खुश और इतना लोगों का इत्मीनान बहाल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के ऊपर कि यार इस मुल्क में कभी एहतसाब भी हो सकता है, इस मुल्क में कोई दहशत गर्दों को पकड़ा भी जा सकता है, फौजी अदालतें भी लग सकती हैं, कोई फैसले भी आ सकते हैं। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है फैसलों से, मैं आपको बताऊं कल का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल एक बड़ा फैसला आने वाला है। कल एक बड़ा फैसला आएगा जो कि आइदर वे इस रुख पे हो या उस रुख पे हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला रिजर्व किया हुआ है। वो फैसला कल अनाउंस होगा और एक उसके बाद अनाउंस होगा। 2 फैसले हैं एक ही मामले से रिलेटेड, लेकिन वो फैसला जो है वो भी दोनों सूरतों में बड़ा अहम फैसला होगा और मुल्क की सियासत पे और कारोबार पे बड़ा उसका अहम रोल होगा। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि मैंने पहले भी कहा था अयान अली का मसला खत्म नहीं हुआ। अयान अली का मसला फिर दोबारा आ जाएगा या कल आएगा या परसों आएगा। अयान अली दोबारा उनका मसला खड़ा हो जाएगा और उनका मसला जो है वो लोग मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अयान अली का भी मामला खत्म नहीं हुआ और हो सकता है कोई और अदारा अब ये गुजारिश करे कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं और हमें हैंड ओवर किया जाए अयान अली को। तो अयान अली का भी कल परसों किसी भी वक्त अचानक आप देखेंगे अयान अली का दोबारा से मामला शुरू हो जाएगा। खत्म नहीं हुआ, मैं पहले दिन से कह रहा हूं अयान अली का मामला खत्म नहीं हुआ। लोग अब सुन लें तो उनकी मेहरबानी, ना सुने तो उनकी मेहरबानी। जैसे मैं अब आपको फिर ये बता रहा हूं कि मुशर्रफ साहब के दौर के मुकदमात खुलने वाले हैं जो सिविलियंस खा के भागे हैं। जो सिविलियंस ने कहना मुशर्रफ साहब, मैं फिर वो कह रहा हूं, उसमें हाउसिंग स्कीम्स, उसमें सिंध के कराची के 11 स्टॉक ब्रोकर अपने नाम पढ़ लें। डॉक्टर तारिक हसन की जो रिपोर्ट आई थी 2005-6 में, 11 स्टॉक ब्रोकर्स, बड़े स्टॉक ब्रोकर जो कि उस वक्त ऐसे साइकिलों वाइकिलों पे घूमते थे और अब वो जो है वो बड़ी बड़ी गधे गाड़ियों में बैठने के भी काबिल नहीं, इतना खा पी के वो माशाल्लाह वो 11 स्टॉक ब्रोकर्स उनके नाम आएंगे और पकड़े जाएंगे क्योंकि उन्होंने उसके बाद वो फिर स्टेट से बड़े हो गए। फिर उसके बाद इतना पैसा खाया उन्होंने, स्टॉक मार्केट उड़ रही है, उठा रहे हैं गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं गिरा रहे हैं, ये गैम्बलिंग है, जुआ है ना। तो उसके बाद आप स्टेट को डिक्टेट कराने लगे। फिर वो स्टॉक ब्रोकर जो है माशाल्लाह फिर उन्होंने बैंक खरीद लिए, फिर वो कहीं मीडिया में कूद गए, फिर उन्होंने वो ऐसा हो गया कि स्टेट को डिक्टेट करा रहे हैं आप। यानी आप सियासतदान आ रहे हैं तो उनके घरों पे नाश्ते कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं। ये सारे स्टॉक ब्रोकर्स इनकी
इनके ऊपर भी ये गैम्बलिंग है, इन्होंने जो गैम्बलिंग की है और उसके बाद कई दफा की, क्योंकि उस वक्त बच गए। तारिक हसन और मैं आज, मेरी तो ये गुजारिश है कि अगर ये बढ़ रहा है एहतसाब का मामला, तो जरा शौकत अजीज साहब को भी, जो कि आराम से ब्रीफकेस उठा के निकल गए थे पाकिस्तान से, उनको भी जरा रेड वारंट उनका जारी करके उनको पाकिस्तान लाया जाए। क्योंकि शौकत अजीज साहब कहां गए? शौकत अजीज जो पूरे वो 2002 से लेकर 2008 तक के तमाम कामों में बराबर शरीक थे, वो शौकत अजीज साहब किधर गए? इसी तरह से शुगर स्कैंडल उस दौर का, जिसके अंदर वो हमजा साहब की शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स हैं, जिसमें चौधरी साहिबान की शुगर मिल्स हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा की शुगर मिल्स हैं, जो कि उस वक्त वफाकी वजीर थे और जिनके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था, वो उनका नाम है। उसके बाद हमायूं अख्तर साहब की अगर शुगर मिल्स का, वो बहरहाल जो शुगर स्कैंडल उस वक्त आया था उसको पेपर्स पढ़ लें, जिन जिन की उस वक्त के वजीर आला जो थे चौधरी साहिबान, उनकी शुगर मिल्स हैं। फिर उसके बाद वो सारे स्कैंडल और प्लस ये इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान पिछले 5-6 सालों में क्या हुआ, और वो तमाम का तमाम मामला खुलने वाला है। इसी तरह से सीमेंट कार्टल दोबारा कि सीमेंट के अंदर लोगों ने पैसे बनाए, सीमेंट के ऊपर बोरियां अचानक गिरा दिया, उठा लिया। ऑयल का ये कार्टल तोड़ने का वक्त आ गया। अब मुल्क में लोग इस मूड में है कि ये जो माफिया है ना, ये माफिया क्या है? ये जो आप अगर स्पीचेस सुने, मुख्तलिफ ये बयानात पढ़ें, तो माफिया की बात हो रही है, माफिया को तोड़ा जाएगा। ये माफिया क्या है? माफिया ये कि इवन मेडिकल के अंदर माफिया है, ये फार्मेसी के अंदर माफी है। एक अचानक एंटीबायोटिक गायब हो जाती है, उसके नाम से दूसरी आ जाती है, वो तीसरी आ जाती है। ये पिछले 5-6 सालों में जरा चेक करें, अभी तो पीएमडीसी के ऊपर हाथ पड़ा है ना डॉक्टर आसिम का, आप जरा चेक करें कि ये कितनी दवाइयों, कितनी 2 नंबर कंपनियों को लाइसेंस दिए गए। आप दुकान पे जाएंगे फार्मेसी की, आप कहेंगे जी मुझे जरा एस्प्रिन दे दें, वो कहेंगे एस्प्रिन तो नहीं है, ये फलाना आपको और दवाई दे देंगे। ये वैसी होती है बिल्कुल। ये वो जो 2 नंबर दवाइयां निकलने शुरू हुई हैं, वो एक नया खाता खुलेगा, अरबों का खाता। और उसमें ये तो मेरा ख्याल से कि अब वो टाइम आ गया कि माफियाज, ये फार्मास्यूटिकल्स की, ये तो खैर बात की बात है, लेकिन उससे पहले ये स्टॉक मार्केट, ये जो डिक्टेट करा रहे हैं स्टेट को, हाउसिंग स्कीम्स, मैं बार बार कह रहा हूं, हाउसिंग सोसाइटीज, हाउसिंग स्कीम्स, इनके ऊपर हाथ पड़ने वाला है। और इसी तरह से ये आपके जो कार्टल्स हैं, ये मुल्क के टूटेंगे। और क्योंकि अब कोई इस पोजीशन में नहीं है, इसी तरह से मीडिया में लोग आएंगे। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मीडिया के लोग अपने आप को, जो हमारे मालकान भी हैं और जो हमारे सहाफी भी हैं, हमारे जो एंकर्स हैं, वो सारे के सारे, उनको चाहिए बैठ के कि वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें और ये बताएं कि जी 10 साल पहले अगर मेरे इतने सासे थे और अब माशाल्लाह मैंने आके इतने हो गए, और जायज कमाई है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर नाजायज कमाई हुई है और अचानक आपको पता चलता है कि यार ये आदमी तो, एक मिनट, ये आदमी तो था, इसके 10 बंगले कहां से आ गए, इसको तो तनख्वाह इतनी मिलती थी अदारे से, तो फिर उसको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। क्योंकि आपने पाकिस्तान के लोगों का नजरिया चेंज किया, आपने रियासत के मतलब वो प्रोग्राम निकाल लेना, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान टूट गया, पाकिस्तान खत्म हो गया, पाकिस्तान बिखर रहा है, पाकिस्तान ये हो रहा है, वो सब निकालने, और वो एजेंडा बेस्ड प्रोग्राम्स थे, वो प्रोग्राम, या जो आपने पॉलिटिकल ब्राइब्स ली, लोगों से, हुकूमतों से पॉलिटिकल ब्राइब्स ली। अगर किसी ने कोई प्लॉट नहीं है, किसी साफी ने, या कोई जो जायज नहीं, लेकिन अगर ब्राइब्स ली है, अगर ब्राइब्स लेके आप स्टॉक ब्रोकर्स के खाते पे चले गए हैं, अगर आप दूसरे बिजनेसमैन के खाते पे चले गए हैं, आप सियासतदानों के खाते पे चले गए हैं और टीवी पे फिर बैठ के, ठीक है, हो सकता है चले सियासतदानों के खाते पे जाने की बात नहीं, लेकिन उसके नतीजे में अगर आप मतलब इस तरह से हुआ कि पता चलता है कि कोई स्टेट की हुकूमत के खिलाफ बात हुई है इस पूरे अरसे में, तो मेरा ख्याल है कि फिर उनके ऊपर भी जर्ब आनी चाहिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल, अगर स्टेट को कोई डिक्टेट ना कराए, पाकिस्तान की स्टेट को ना कोई अदारा, ना कोई अदारा मींस कोई भी अदारा, यानी मैं उसमें हसास अदारों का भी जिक्र कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं फौज को भी, फौज, अवाम, अदालत, पार्लियामेंट, सियासतदान, लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फौजी, कानून ऑफिसर, ये सब एक रियासत है, इसके अंदर कोई भी अब आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी मैं ही एक पार्टी हूं, मैं ही एक सियासी जमात हूं, मैं ही एक कार्टेल हूं, मुझसे बात करो, मैं ही स्टॉक ब्रोकर हूं, मैं ही एक फलाना पता नहीं एसोसिएशन हूं, मैं ही बजट लिखवाऊंगा, मैं टैक्स लिखवाऊंगा, मैं टैक्स हटवा दूंगा अपने ऊपर से। वो दौर अब खत्म हो रहा है पाकिस्तान का, और ये सारे माशी दहशतगर्द। बिल्कुल डॉक्टर साहब, माशी दहशतगर्दों के खिलाफ तो आए दिन कार्रवाइयां हो रही हैं। डॉक्टर साहब लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी आपसे, तहरीक इंसाफ
इस वक्त के इमरान खान साहब भी सिंध के दौरे पर हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे उनकी क्या मुलाकात होगी? कोई और पीपल्स पार्टी की कोई शख्सियत? मुमताज भुट्टो साहब का नाम सुनने में आ रहा है, लेकिन वो देखें बात सारी है कि मतलब क्या कोई और पीपल्स पार्टी का रहनुमा और भी रहनुमा जा सकते हैं, मुमताज जा सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ क्या करती है सारा। लेकिन बात ये कि सितंबर जो है ना, सितंबर के अंदर स्पीड तेज हो गई इवेंट्स की, और ये इवेंट्स जो हैं अब तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, और सितंबर के अंदर जो है वो नए चीफ जस्टिस भी आ रहे हैं। ये अफगानिस्तान का मामला जो है ये भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा कि मियां नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जाते हैं तो क्या बात करते हैं, क्या इसहाक डार, क्या जनाब इसहाक डार जरदारी साहब को रिलीफ दिलाने की पोजीशन में है या नहीं है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि अगर ये गैर मुल्की असासे और मामलात और ये घर और ये सारे मामले चले तो इसहाक डार साहब को भी उसमें परेशानी लाक होगी, क्योंकि उनकी अपनी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं। शुगर मिल्स के पुराने स्कैंडल्स वो सब लोग तैयार रहे, स्टॉक ब्रोकर तैयार रहे, कराची के बाकी लोग तैयार रहे। स्टेट से ऊपर कोई भी नहीं है, सबसे ऊपर स्टेट है, बाकी सारी नीति। आइन भी स्टेट है तो आइन है ना, स्टेट है तो नेशनल एक्सिस है, तो पाकिस्तान को ऊपर कर लें और नीचे इंशाल्लाह फिर ये रियासत है जो कि तेजी के साथ आगे दौड़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।